जब भी इंसानों के दरमियान तनाज़ात होते हैं तो वो एक मीटिंग में हल अमूमन नहीं होते, उसके लिए कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मीटिंग दरकार होती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि एक प्रॉब्लम हो तो एक और प्रॉब्लम हम पैदा ना करें, लेकिन होता यह है कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो प्रॉब्लम पैदा करेगा तो प्रॉब्लम हल होगा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 बन जाता है और वो जो असल प्रॉब्लम था वो नंबर 2 हो जाता है। ये हैबिट भी इसलिए डेवलप होती जा रही है लोगों की कि मसले को हल करने के लिए मसला क्रिएट करें, क्योंकि जब तक वो कोई मसला क्रिएट नहीं करते तो दूसरी पार्टी उनको सीरियसली भी नहीं लेती एट टाइम्स। इसमें नौबत यहाँ आमतौर पर इसलिए पहुँचती है कि हम 2 चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। इनमें से एक चीज़ है हिम्मत करके बात करना। हिम्मत यानी इमोशनल करेज जिसको कहते हैं, वो हमारे अंदर कम होती है। हमें चूँकि ऑलरेडी कुछ जज्बाती मसाइल का सामना होता है, हमारा मूड ख़राब होता है, तो हम इस कदर थके होते हैं जज्बाती तौर पर कि हम और मूड ख़राब होने को दावत नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ जो कारआमद है जिसको हम भूल जाते हैं वो एहसास है। यानी हिम्मत होना बात करने का एक बात है, फिर कंसिडरेशन या एहसास और बात है। जिस मसले को हम कभी गुस्से में डिस्कस करते हैं उसी मसले को लाजिम है कि फिर हम बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में भी डिस्कस करें। एक इसकी करॉलरी है, इससे उलट यह है कि जिस मसले को हम प्यार मोहब्बत के माहौल में डिस्कस नहीं कर सकते, फिर कम से कम उसको गुस्से के माहौल में भी बिल्कुल डिस्कस ना करें। देखिए, विन विन ये है कि मैं भी खुश घर जाऊँ और आप भी खुश घर जाएं। विन लूज़ ये है कि मैं तो जीत के जाऊँ और आप हार के जाएं और आप अपने जहन में रंज की परवरिश करते रहें। लूज़ विन ये है कि मैं कहूँगा अच्छा आजाद भाई आप जीत जाएं, मेरी खैर है। बातचीत करना ज़रूर सीख लें। अगर आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि आप बातचीत कर सकते हैं। दुनिया में जितने लोग भी आपको मुआशी तौर पर ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हैं, इज़्ज़त का मकाम पाते हैं, तो आप उनमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। हर नया दिन जिसमें अगर कोई अच्छी प्लेजेंट हैपनिंग्स हो रही हो तो उसको तो हम गले लगाने के लिए तैयार होते हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन अनजानी कुव्वतें ऐसी होती हैं कि कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ रूबरू आ जाती है जिससे हम एकदम जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, तज़ब्ज़ब में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। और हत्ता के जो अंदर वारदातें कल्ब होती हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से, उनमें ना सिर्फ हम खुद मुज़महिल हो जाते हैं बल्कि अपने गिरदो पेश में जो रिश्ते नाते ताल्लुक़ होते हैं उनके साथ भी दू बदू हो जाते हैं और मुश्किल को एक हम दो चंद कर देते हैं। ये जो सूरत हाल है सर, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि बातचीत करें, मगर इससे पहले हम ये चाहेंगे क्योंकि ये गंभीर बात है तो गंभीर बात को ज़रा लाइटर टोन में शुरू करने के लिए डॉक्टर साहब, वो एक गाना है जो आप भी उसका ज़िक्र करते हैं कि अगर 2 फरीक हैं, ये भी नाराज़ हो गया, दूसरा फरीक भी नाराज़ हो गया, दोनों की टिक टिक शुरू हो गई, तो एक तो ये लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम रूठे हम छूटे, हमारी जान छूटी, जान बची सो लाखों पाए। दूसरा ये होता है कि जो आज मिस नादिया शेख और उधर असद असगर म्यूज़िक पे हमें सुनाने वाले हैं, ये एक ओल्ड सॉन्ग है बट इन अ न्यू वे हम इसको ताज़ा कर रहे हैं साल नौ के आगाज़ पे, कि कई मरतबा ये होता है कि अगर तुम भी रूठ जाओगे और तुम भी रूठ जाओगे, दोनों रूठ जाएंगे, तो मनाएगा कौन? मिस नादिया शेख। मैनू की मनाना सिर तू भी रुस चलिया, मैनू समझांदा सी तू आप उठ चलिया। मैनू की मनाना सिर तू भी रुस चलिया, मैनू समझांदा सी तू आप उठ चलिया। जग वेखदा तमाशा, वेखदा तमाशा, गल लाओ कौन वे, जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे, जे आपां दोवें रुस
नसीब मैनू जिंदगी दा साथ वे तेरे बिना दिल दियां सदरां उदास वे तेरे ना नसीब मैनू जिंदगी दा साथ वे तेरे बिना दिल दियां सदरां उदास वे मैनू हंजुआं च डुबणो बचाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे हाय मनाओ कौन वे तेरे चाक विच बुआ टोया कद खोलिया हिकड़ी च होंगियां नू तबलिया ढोलिया तेरे चाक विच बुआ टोया कद खोलिया हिकड़ी च होंगियां नू तबलिया ढोलिया बिछाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाओ कौन वे हाय मनाओ कौन वे बहुत अच्छा। बहुत ज़बरदस्त मिस नादिया शेख। सर जी ये बताइए कि एक मसला सुलझाने के लिए क्या दूसरा मसला खड़ा करना ज़रूरी है? देखिए, इंसानों के दरमियान जो ताल्लुकात का उतार चढ़ाव है तो ये तो देखने में आता है। बाज़ औक़ात तो कोई वजह ही नहीं होती कि ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन मुसलसल एक दूसरे के साथ रहते रहते जैसे उकता जाते हैं और छोटी छोटी जो कोफ्ते हैं वो इकट्ठी होके लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंचा देती है। क्योंकि इंसान जिस चीज़ को इवन एंजॉय कर रहा होता है, अगर मुसलसल वो चीज़ भी मिलती रहे तो बोरियत होने लगती है। जैसे रोज़ आप एक ही, अगर फ़र्ज़ करें आपको मटन बहुत पसंद है और आप रोज़ मटन खाना शुरू कर देते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको वो बेमज़ा लगना शुरू होगा और आपका दिल चाहेगा कि दाल खाएं। तो इंसानों को भी जो इकट्ठे रहते हैं, कोई रूममेट्स हों या एक फैमिली के अंदर रहने वाले लोग हैं या मियाँ बीवी जो कि रूममेट भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनके दरमियान महज वक्त गुज़रने के साथ जो डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ का, बाज़ दुनिया में चीज़ें होती हैं इंसानों के साथ होते हैं तो उसमें एक डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर आप देखें कि नया नया जोड़ा है, शादी हुई है तो खाना भी इकट्ठे खा रहे हैं, वो जुड़वा होते हैं, जैसे एक साथ चलते हैं, जहाँ जाना है इकट्ठे जाना है। तो 6 महीने बाद देखें तो वो एक दूसरे में ऐसे ही नुक्ताचीनी करके नक्स निकाल रहे होते हैं और इस तरह कभी नाराज़गी हो, मियाँ बीवी दूर चले जाएं तो चंद दिन के अंदर अंदर वो सब भूल भाल जाते हैं जो एक नाराज़गी थी और वो एक दूसरे की कशिश महसूस करने लगते हैं। और फिर जब वो दोबारा नए सिरे से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मोहब्बत बढ़े। फिर वो मिलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिक्लाइनिंग इफ़ेक्ट होने लगता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों के दरमियान जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो चूँकि बात कर सकते हैं, तो एक तो ये बातचीत का तरीका इंसानों में है, दूसरे जानदारों में नहीं है। और बाज़ औक़ात ये फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान के लिए इस्तेमाल होने लगता है कि बातचीत चूँकि वो कर सकते हैं तो एक दूसरे को वो ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे ठीक चोट लगे, और अगर एक कोशिश में दूसरा बंदा ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ तो फिर अगली कोशिश में उसको और ज़्यादा हर्ट करते हैं। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जब झगड़े होते हैं, माँ बाप और औलाद के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान,
तो बाज़ औक़ात मियाँ बीवी सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या दूसरे फैमिली मेम्बर भी काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं, और उनके अंदर मुसलसल एक शदीद तमन्ना होती है कि दूसरी पार्टी कुछ ऐसा करे कि ये जो नाराज़गी है ये ख़त्म हो जाए, ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, हालांकि ख़ुद वो बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जब भी तनाज़ा होता है, अगर वो 2-3 मिनट से ज़्यादा चल गया है तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जहरीलापन बढ़ जाएगा, और अगर 1-आध घंटा 1.5 घंटा गुजर गया है तो आप समझ लें कि अब इसमें से उस दिन कुछ नहीं निकलेगा। तो बेहतर है कि आप इसमें से एग्ज़िट ले लें, और फिर दोबारा अगले दिन कम से कम एक नींद पूरी करने के बाद, या हो सके तो इससे ज़्यादा, फिर आप दोबारा बातचीत का आगाज़ करें। और कोई भी मीटिंग अगर 45 मिनट में मसाइल हल नहीं करती तो समझें कि उस मीटिंग में उस दिन कुछ नहीं हो सकता, अगले दिन होगा। और जब भी इंसानों के दरमियान तनाज़ात होते हैं तो वो एक मीटिंग में हल अमूमन नहीं होते, उसके लिए कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मीटिंग दरकार होती हैं। और उसमें मकसद किसी को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि आप भी जीतें और वो भी जीतें। सर, इसमें जैसे आपने कहा कि हराना मकसद नहीं है, विन विन ही होना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं जो हीटेड होती है तो उसमें उस वक्त पता नहीं चलता है कि विन विन से कब आपका मकसद हराना हो जाए और कब आपका मकसद हो जाए कि अगले बंदे को बस नीचा दिखाना है। देखिए, ये इसका ताल्लुक़ हमारी पैराडाइम से है, इसका ताल्लुक़ हमारे बिलीफ से भी है। अगर हमारा ये यकीन है कि दुनिया में कोई चीज़ है जो बहुत थोड़ी सी है और अगर ये दूसरे ने ले ली तो मुझे नहीं मिलेगी, तो ये जो स्केर्सिटी मेंटालिटी है, इससे ये मसाइल जन्म लेते हैं, जिसे हम विन लूज़ के मसाइल कहते हैं या लूज़ विन के मसाइल कहते हैं। अगर हम यूँ सोचें कि दुनिया में हर चीज़ अबंडेंट है, ढेर सारी है वो चीज़, तो इस ख्याल से हमें तसल्ली रहती है। अब अगर कभी आप देखें कि शादियों ब्याहों पे जब खाने का हुक्म होता है कि खाना खा ले, तो लोग किस तरह अटैक करते हैं। और ये एक माजी बईद का जो एक मैसेज है, क्योंकि पहले किसी ज़माने में जब खुराक कम होती थी तो शादियों ब्याहों पे जो लोग पहले खाना नहीं खाते थे फिर उनको कोई नहीं मिलता था। हम माजी के अंदर भी कैद रहते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता माजी से भी होता है, अपने बाप दादा और बाव अजदाद की वजह से और लिखी हुई तहरीरों की वजह से हमारा माजी बईद से भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। और ये जो स्केर्सिटी मेंटालिटी है कि हर चीज़ थोड़ी है, अगर मुझे ना मिली तो दूसरे ले जाएंगे, ये इससे सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हालांकि फैमिली मेम्बर्स में आम तौर पर जब कोई मुज़ाकरात होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की बैक वक्त इकट्ठे ही नीड्स पूरी कर सकते हैं। जैसे अमूमन बच्चों की नीड्स होती हैं कि उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए होती है माँ बाप से, उनको रुपए पैसे के हवाले से, ताकि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, वो तालीम हासिल कर सकें, वो अच्छी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें। जबकि वालिदैन को वापसी में उनसे ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। वालिदैन को वापसी में फ़ख्र चाहिए कि हमारे बच्चे जो है एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हमें उन पे फ़ख्र हो, हमें इत्मीनान हो, हमें ये ख़्याल हो कि हमारे बच्चे महफूज हैं। और अगर औलाद इन चीज़ों का ख्याल रखे तो बहुत आसानी से वालिदैन और औलाद के दरमियान एक विन विन का एक एटीट्यूड पैदा हो सकता है। इसी तरह मियाँ बीवी के हवाले से भी सेम चीज़ है कि मियाँ ने रुपया पैसा खर्च करना होता है और खामद को थोड़ा सा फ़ख्र चाहिए, वो पोजीशन चाहिए अपनी बीवी के दिल में, जिसके लिए उसने ब्याह किया था किसी खातून से कि वो उनकी चाहत में मुब्तला है। खामद को हर रोज़ ये एश्योरेंस चाहिए कि उसकी बीवी उसके अख्तियार में है, उसकी बीवी उसका कहा मानेगी। और जो ज़्यादा कोई बीवी अपने खामद का कहा मानती है तो ये प्यास खामद की कम होती चली जाती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको इससे ज़्यादा चैन आता है बनिस्बत जब आपको शक होता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर आप उस काम के करने के लिए बाज़ू का तुल जाते हैं, जिससे कि तनाज़ा पैदा होता है। लेकिन अगर आप सदियों पुराने ज़माने में चले जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि चूँकि हर चीज़ कम होती थी तो इस हवाले से फसाद पैदा करके फ़ैसला किया जाता था कि वो चीज़ कौन हासिल करेगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि फसाद बराए सॉल्यूशन, यानी कोई मसला हल करने के लिए अपने किसी गेन के लिए
अपने किसी मुफाद के लिए, अपनी बात बनवाने के लिए कोई फसाद पैदा करना, यानी मसला हल करने के लिए कोई मसला पैदा करना, और ये अज़ल से इंसान ऐसा करता आया है और मसला पैदा करने से मसले हल भी होते रहे हैं। मसले को हल करने के लिए मसला पैदा करना, मुल्कों के लिए साथ ऐसा करते रहे हैं, जंगें भी इसीलिए होती रहीं। हत्ता कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भूख हड़ताल करते थे, यानी मसला पैदा करके कोई मसला हल करना है। घरों में भी लोग ऐसे थ्रेट्स देते हैं कि वो भूख हड़ताल कर देंगे, या अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, या अपना कोई नुकसान कर लेंगे, या घर से कहीं चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और मुशाहिदा बताता है कि ऐसी चीज़ों से अक्सर औक़ात उन लोगों का मसला हल हो भी जाता है। लेकिन क्या ये ठीक तरीका है? असल बात यह है कि आज अगर इस तरीके से मसला हल होगा तो कल क्या होगा? क्या आज जो बंदा इस तरीके से मसला हल करवाएगा यानी जीतेगा, और जो बंदा मसला हल करेगा यानी कि हारेगा, तो आपको पता है हारने वाला जो है वो बड़ा उसका रंज होता है बड़ा। अब मुझे बताइए कि घर में अगर बच्चे लूडो भी खेल रहे हैं और एक बच्चा लूडो की बाजी जीत के कहता है मैं चलता हूँ, तो दूसरे क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाए, अगली बाजी खेल। ठीक, तो कैरम बोर्ड खेलते हुए, टेबल टेनिस खेलते हुए, हत्ता कि जो सचमुच लोग जुआ खेलते हैं, कैसे इजाज़ भाई वो क्या बता रहे थे आप? जो पता है? हाँ जी, तो जो जुआ खेलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई जीत के कहता है जी मैं चलता हूँ, तो फिर लोग उसके साथ सर फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम जा नहीं सकते, क्योंकि जो लूज़ विन होता है या जो विन लूज़ होता है, जिसमें एक पार्टी मुतमिन और दूसरी पार्टी गैर मुतमिन होती है, तो इससे कोई अच्छे ताल्लुकात जन्म नहीं लेते, और फैमिली मेम्बर्स में ताल्लुकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। छोटी सी ब्रेक के बाद पलट के आते हैं। जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों, तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी, जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है, और इन सबको हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ी आपके सामने करना चाहता हूँ कि एक मसला वो जो आपको पेश आया, एक उसके सिलसिले में आपने सिलसिलावार मसला ख़ुद अपने लिए पैदा कर दिया। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी ह्यूमंस फेस इन डिफरेंट इंटरेक्शंस एंड रिलेशंस। योर टेक सर। अच्छा, बात यह है कि चूँकि हमारे जहन के किसी कोने में ये पक्का बैठा हुआ है कि जब हम किसी मसले के हल के लिए मसला पैदा करेंगे तो वो मसला हल हो जाएगा। जैसे लोग सड़कों पे धरना देते हैं तो मसला हल हो जाता है, बच्चे भूख हड़ताल करते हैं तो उनका मसला हल हो जाता है। इस तरह कोई घर से जाने की बात करता है, बेगम मैके चली जाती, बेगम मैके जाने की बात करती है, तो इससे भी उसकी मुराद मसला हल करना होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह मसला हल होता है, अगरचे इसके नताइज आगे कोई बहुत अच्छे नहीं निकलते। इंसान बहुत ही, चूँकि एक दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त ब्रेन है इंसानों का, तो सॉल्यूशंस निकालना उसके लिए बहुत अहम है, और सॉल्यूशन बराह रास्त भी निकाले जा सकते हैं, यानी मसला पैदा किए बगैर सॉल्यूशंस निकाले जाएं। जैसे इजादात करते हैं लोग, तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, और ये मसला पैदा किए बगैर
जो ज़हीन लोग होते हैं वो सॉल्यूशंस निकालते हैं जिससे कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदा उठाती रहती हैं। फिर कुछ लोग मसला पसमानदा तरीके से हल करते हैं कि जिससे मसला हल करवाना है उसके लिए कोई मसला पैदा कर देते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ये सुनने में आता था कि जो शहज़ादियाँ होती थी उन्होंने जब अपने वालिद से यानी बादशाह सलामत से कोई बात मनवानी होती थी तो वो अटवांटी खटवांटी पे पड़ जाती थी। क्या सर, अटवांटी खटवांटी ये क्या चीज़? वो एक टर्म थी, ये कहानियों में आपने शायद कभी पढ़ी हो कि वो टूटी फूटी चारपाई पे लेट जाती थी और मुंह बसोर लेना। जैसे अभी भी बच्चे घरों में शेप बढ़ा लेंगे और खाना नहीं खाएंगे एक आध दिन, चेहरे पे तासरात ऐसे ले आएंगे, कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे और किसी की आहट हो आने की तो और ज़्यादा मूड ख़राब कर लेंगे और 2-2, 3-3, 4-4 दिन अपने आप को कमरे में बंद रख के तो ऐसे मसाइल पैदा करना जिससे कि बेचैनी पैदा हो वालिदैन में और वो बात मानने पे सर मजबूर ये हो। तो हमारे एडिक्शन के पेशेंट्स भी इस तरह की करते हैं, वो सेल्फ हार्म। वीटो थ्रेट्स ये है कि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की बात करके बेचैनी पैदा करना प्यार करने वाले में, और कीटो थ्रेट्स ये है कि फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा दिखाना, चीज़ों के तोड़ फोड़ करने की बात करना या कोई नुकसान पहुँचाना, तक कहना मैं गाड़ी पे स्क्रैच डाल दूंगा। बुनियादी असूल तो यह है कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उस वक्त तक आप एक और प्रॉब्लम पैदा ना करें जब तक कि पहला प्रॉब्लम हल नहीं हो जाता, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन जैसे कि बड़ी ज़बरदस्त मशीन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका खासा है, तो इंसान का जो दिमाग है वो एक प्रॉब्लम को बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है, और अगर 2 प्रॉब्लम हो तो मेयार जो है प्रॉब्लम हल करने का वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और अगर 4-5 प्रॉब्लम पे आप फोकस कर रहे हैं तो आप समझें कि आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी तवज्जो बटी हुई है 4-5 प्रॉब्लम में। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि एक प्रॉब्लम हो तो एक और प्रॉब्लम हम पैदा ना करें। लेकिन होता यह है कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो प्रॉब्लम पैदा करेगा तो प्रॉब्लम हल होगा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 बन जाता है और वो जो असल प्रॉब्लम था वो नंबर 2 हो जाता है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और नया प्रॉब्लम पैदा करते हैं तो आपका जहन इस पे भरपूर तवज्जो देने लगता है और इसको मौसर बनाने के लिए वो अपनी सारी सलाहियतें इस पे खर्च कर देता है, और इससे अगर मसला हल हो जाता है तो एक रिवॉर्ड भी मिल गया कि मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। जैसे आप जानते हैं कि लाहौर में पिछले दिनों ये रवाज ही पड़ गया था कि किसी ने कोई भी मसला पैदा करना है तो वो सड़क पे आके धरना देगा। हत्ता कि किसान आगे उन्होंने सड़क पे आके धरना दिया और साथ आलू की बोरियां खोल के सारे आलू सड़क पे फैला दिए। सो इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए तो उनके मसले हल हो गए। लेकिन जब हम ऐसे तरीक़ों से यानी मसला पैदा करके अपने माँ बाप के लिए या दूसरे लोगों के लिए या बॉस के लिए कोई अपना मसला हल करते हैं और कामयाबी से हल कर लेते हैं और वो चीज़ जो हासिल करनी है वो हम हासिल कर लेते हैं, तो हमें तो शायद उस वक्त कोई अच्छा ही लगता होगा, लेकिन जो दूसरे एंड पे लोग होते हैं उनके दिल में बहुत रंजिश जो है वो घर कर लेती है। और फिर वक्त आने पे जो है जब उनका मौका आता है कोई इसी तरीके से मसला पैदा करके मसला हल करने का, तो फिर वो यही हरबा इस्तेमाल करते हैं और दोनों पार्टियों के जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह जो है ख़राब से ख़राब तर हुए जाते हैं। अगर आप इस मसले को समझना चाहते हैं तो वो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप लिबर्टी मार्केट में चहलकदमी कर रहे हैं और एक बंदा आके तो आपको गन शो कराता है और कहता है कि जी अपना मोबाइल और अपना पर्स मुझे पकड़ा दीजिए। तो ये धमकी जो है बड़ी कारगर होगी, क्योंकि इस तरह का तरीक़ेकार जो घरों के अंदर कभी कभी हम आजमाते हैं और वो कामयाब हो जाता है, तो इस तरह का तरीक़ेकार बाहर बहुत कामयाब होता है अजनबियों के साथ। आप चाहे कितने भी साहिब हैसियत हों तो उसके बाद तकरीबन 40 दिन आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते, आप गमज़दा और ग्रीफ में होते हैं और आपको उस गम से निकलने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। उसकी वजह ये नहीं होती कि आपके पर्स में पैसे बहुत ज़्यादा थे या आपका मोबाइल बड़ा कीमती था। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई भी इस तरह की धौंस-धांधली करता है तो आपका दिल छलनी हो जाता है और सेफ्टी मुतासर हो जाती है।
और फैमिली मेम्बर्स के अंदर चूँकि आप ऐसी तवक्को नहीं रखते, आप बातचीत के ज़रिए मसले हल कर सकते हैं, लेकिन कहीं वो बंदा सोचता है कि बातचीत कोई नहीं सुनता। मानी चूँकि क्रूशल कन्वर्सेशन एक्सपर्ट हैं और बहुत प्रोग्राम करते रहे हैं इस हवाले से, क्रूशल कन्फ्रंटेशन, क्रूशल कन्वर्सेशंस, मानी आपको लगता है कि बातचीत कहीं आके बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, और मासवा घूरने के, शोर करने के, धमकियां देने के और कोई तरीका बाकी नहीं बचता। असल में इस चीज़ का एक थोड़ा सा दूसरा पहलू भी है जिस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालूं कि ये हैबिट भी इसलिए डेवलप होती जा रही है लोगों की कि मसले को हल करने के लिए मसला क्रिएट करें, क्योंकि जब तक वो कोई मसला क्रिएट नहीं करते तो दूसरी पार्टी उनको सीरियसली भी नहीं लेती एट टाइम्स। सो ये जो विन विन की अप्रोच है ये रिलेटिवली एक नई अप्रोच है कंपेयर टू द पास्ट, जहाँ पे आप अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें तो उसमें कोई भी मसला सॉल्व करने के लिए वो एक बड़ा मसला क्रिएट करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अगर इसको अडॉप्ट कर लें कि कन्वर्सेशन से किसी भी तरह से कोई भी मसला हल किया जा सकता है, और दूसरों को भी इतना पुश नहीं करने देना चाहिए, इस हद तक हमें इग्नोर या अवॉइड नहीं करना चाहिए कि वो कोई मसला ही क्रिएट करें तो हम उनको इम्पोर्टेंस दें और उनकी बातचीत सुने, उससे पहले ही उनको कन्वर्सेशन के टेबल पे ले आना चाहिए। इसमें नौबत यहाँ आमतौर पर इसलिए पहुँचती है कि हम दो चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। अगर हम दो चीज़ों पर तवज्जो दें तो बातचीत से नताइज निकलना शुरू हो जाए, बातचीत समरावर होना शुरू हो जाए। उनमें से एक चीज़ है हिम्मत करके बात करना, यानी हम बात करने में देर कर देते हैं और उससे हमारे अंदर एक रंज सा भरना शुरू होता है और फिर हम सीधा बातचीत की बजाय धमकी पे चले जाते हैं। तो हिम्मत यानी इमोशनल करेज जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर कम होती है। हमें चूँकि ऑलरेडी कुछ जज्बाती मसाइल का सामना होता है, हमारा मूड ख़राब होता है, तो हम इस कदर थके होते हैं जज्बाती तौर पर कि हम और मूड ख़राब होने को दावत नहीं दे सकते। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा, यानी हम उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि अगर मैंने अपने वालिद से या बीवी से या खामद से बात की तो मेरा मूड पहले ही शिकस्ता है और मैं बातचीत करके तो दूसरे के को दावत दूँ कि वो मुझे कुछ उल्टी सीधी बात करे तो मेरा मूड शायद टूट फूट जाए, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए मेरा मूड, तो इससे फिर हिम्मत नहीं बनती। सो अगर हम जज्बाती तौर पर इतने मतवाज़न अपने आप को रखें, जो कि एक जिस्मानी पहलू है, हमारे जज्बात का जो पहलू है ये जिस्मानी पहलू है, अगर हम जिस्मानी सेहत पे तवज्जो दें तो फिर हमारे जज्बात ज़्यादा जो है सॉलिड होंगे और मतवाज़न होंगे और हम जज्बाती लिहाज से बैंकरप्ट नहीं होंगे। हमारे जज्बाती बैंक अकाउंट में ठीक ठाक सरमाया होगा और हम फिर हिम्मत करके बात करेंगे कि अगर दूसरे ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो कोई नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में से कुछ तवाज़न निकल जाएगा, लेकिन हम फिर भी ठीक ठाक रहेंगे, यानी अगर सेल्फ़ इस्टीम हमारी अच्छी हो। दूसरी चीज़ जो कारामद है जिसको हम भूल जाते हैं वो एहसास है, यानी हिम्मत होना बात करने का एक बात है, फिर कंसिड्रेशन या एहसास और बात है कि हम अपने बारे में सोचते सोचते दूसरे के बारे में भी सोचें कि मुझे इससे ये फ़ायदा या नुकसान होगा तो दूसरे की सूरत हाल क्या बनेगी, अगर मुझे कुछ हासिल होगा तो दूसरे के पास कितना खला पैदा हो जाएगा। ये कन्वर्सेशन का ये बहुत बड़ा एक मसला है जो ये अभी जिसका जिक्र किया कि दो लोग जब आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो फिर वो मसाइल के बारे में बात नहीं करना चाहते और वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उस वक्त तक जब तक किसी और मसले की वजह से लड़ाई हो जाती है, और फिर सारी पुरानी बातें, रनिंग ओल्ड टेप्स जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही अहम नुक्ता मानी ने उठाया कि जब हम धमाका खेज़ माहौल में बातें करते हैं और जैसे तैसे करके किसी न किसी सोल्यूशन पर पहुंचते हैं और फिर हमारे दरमियान कुछ अरसे के लिए अच्छा दौर आता है, तो उस दौरान हम ये दावत नहीं देना चाहते अपने आप को या दूसरों को कि फिर नए सिरे से हंगामा खेजी की जाए और हम बहुत दिन उसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते। तो मैं समझता हूँ कि जिस मसले को हम कभी गुस्से में डिस्कस करते हैं उसी मसले को लाजिम है कि फिर हम बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में भी डिस्कस करें। एक तो यह है, एक इसकी करॉलरी है, इससे उलट यह है कि जिस मसले को हम प्यार मोहब्बत के माहौल में डिस्कस नहीं कर सकते
फिर कम से कम उसको गुस्से के माहौल में भी बिल्कुल डिस्कस ना करें। तो ये मसला तो एडिक्ट्स के साथ भी आता है ना कि उनके घर वाले सोब्राइटी में उनसे बात करने के बजाय अंडर द इन्फ्लुएंस बात करते हैं हमेशा। आमतौर पर बातचीत के लिए इंतज़ार किया जाता है कि कोई नया मसला, गुस्से की कोई नई कैफियत, कोई नया धमाका होगा तो फिर बात करने की एक हिम्मत और वो एनर्जी जमा इसकी होती वजह है। कि एनर्जी गुस्से का बहुत अहम हिस्सा है। Yes. जब हम गुस्से में होते हैं हम बड़े एनर्जाइज्ड होते हैं, और यानी हमने ये अज़ल से सीख रखा है कि बातें जमा करते करते जब हम गुस्से में आएंगे तो फिर हम अगली पिछली बातों में हम फट पड़ेंगे। और वो जैसे पुराने ज़माने में असला होता था तो वो जब तक उसको धूप नहीं लगवाते थे वो चलता नहीं था, कहते थे तुप लग सी थे ठुसकर सी। इंसानों में एक तो जीन्स जो है वो पसे पर्दा अपना किरदार अंजाम देने के लिए तड़प रही होती हैं, और जीन्स के साथ जो क्लोजली कनेक्टेड चीज़ है वो अकीदे हैं, ये ख्याल हैं। जैसे कुछ कबीलों के अंदर कोई ख्याल होता है, जैसे बदला लेने का ख्याल, या जो प्राइड के साथ बात करते हैं। और ये जो ख़ानदानों में चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ख़ानदानों में हंगामा आराई बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जानते हैं कि जैसे आजकल शादियों का बड़ा सीज़न है लाहौर में, तो आप हर शादी में ये ज़रूर देखेंगे कि कुछ जो रिश्तेदार हैं वो रूठे होते हैं, और वो एक्चुअली इंतज़ार में होते हैं कि किसी का कोई मौका आए, किसी के घर में शादी आए रिश्तेदार के घर, और वो उस मौके पे रूठ जाए। और फिर उनको मनाने का एक प्रोसेस होता है, फिर उनके ना मानने का प्रोसेस है, फिर आखिरी वक्त तक कोशिशें जारी रहती हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, और साइडों से भी कोशिशें हो रही होती हैं, बीच में बंदे डाले। आमतौर पर फूफियाँ कहते हैं ज़्यादा इस मौके पर नाराज़ होती हैं। वो कहते हैं दूसरे मुल्कों में लोग खुशियाँ मनाते हैं तो हम खुशियों के मौके पे फूफियाँ मनाते हैं। तो वैसे तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप कहते हैं कि जी हाँ वो नाराज़ है, जो नहीं आया वो नाराज़ है। तो वो कहते हैं अच्छा क्या नाराज़गी? आप कहते हैं जी अपने किसी रिश्तेदार की नाराज़गी को मैं कैसे बाहर दूसरे लोगों को उसकी पीठ पीछे मैं कैसे बात करूं। तो चलिए आए इंजॉय करते हैं, शादी को इंजॉय करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लूज लूज है ना बेसिकली, कि जो शादी पे नहीं आया वो घर बैठा तड़प रहा है और वो रो भी रहा है, और जो शादी में शरीक हो रहे हैं तो उनका दिल उधर अटका हुआ है, उनके आंसू छलक रहे हैं कि हमारा कोई प्यारा बीच में नहीं आया। तो ये लूज लूज है, दोनों पार्टियां जो है नुकसान में चली गई हैं और दोनों को उसका पता भी है। तो जनाब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। हम जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए, अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है। ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे। और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख्यालात आने लगते हैं। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है। वेलकम बैक। ये जो जीन्स हैं सर, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे देयर इज़ अ बुलेट, और जो इन्वायरमेंट है हमारी जो होता है वो ऐसे है जिस तरह गन हो। तो कोई भी जो चीज़ है, जो भी हमारा जिस प्रोपेंसिटी जो होती है, जो रुझान होता है, कुछ तो हमारे अंदर जेनेटिकली डीएनए में होता है, तो दैट इज़ लाइक ए बुलेट। बट जब उसको वो एनवायरनमेंट मिलती है, उस तरह का माहौल साजगार मिलता है, तो गन लोड हो जाती है। और फिर एक वाक़या होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसमें
लबलबी दबती है और डुज फायर हो जाता है। परफेक्ट। सर मेरा सवाल, आपने जैसे कहा कि जज्बाती सेहत का होना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की गुफ्तगू में, या जिनको हम क्रूशल कॉन्वर्सेशंस कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही हमारे इमोशंस करते हैं। सो इस दौरान हमारे इमोशंस तो बहुत, जैसे खप रौला जिसको कहते हैं, मचा रहे होते हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर हाल में, जैसे प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि जब हम कोई गलत काम भी करते हैं तो हम अपने आप को मना ही लेते हैं, उसको जस्टिफाई कर ही लेते हैं। ऐसी सूरत में जज्बात को इन ऑर्डर रखने की ज़रूरत होती है, बट उस टाइम पर हमारा जो विजडम है, हमारी जो अकल है, वो हमारा साथ नहीं दे रही। वो घास चरने चली जाती है। ये है कि हमें उस वक्त जबकि सबसे ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है, तो समझदारी उसी वक्त गायब हो जाती है, और हमें बाद में याद आता है कि मुझे ये करना चाहिए था या मुझे वो करना चाहिए था। तो हमेशा जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे एडवर्स इवेंट्स होते हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी पहले करके रखनी चाहिए, यानी प्रीएम्प्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच जिसको कहते हैं, क्योंकि हमें मसले रेपिटेटिवली दरपेश आते रहते हैं। यानी एक मसला होता है तो फिर वही मसला 2 दिन बाद होता है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट बंदा होता है। तो जो हमें किसी को भी देख के बाज़ औक़ात हम सबक सीखते हैं कि अच्छा ये इसने ऐसे किया है तो ये इससे गलत हुआ है, तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे मौके पे। ये हमारी अनकॉन्शियस लर्निंग है। आप टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, या न्यूज़ आइटम आता है तो कोई न्यूज़ अनफोल्ड होती है, कोई बंदा किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है, और आप कहते हैं अच्छा अगर मुझे कभी ऐसा मौका आया तो मैं इस सिचुएशन में नहीं फंसूंगा और ये यूं कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं एक नया अल्टरनेटिव कोई तलाश कर लूँगा, कोई थर्ड ऑप्शन तलाश कर लूँगा। और हमेशा कोई थर्ड अल्टरनेटिव, कोई थर्ड ऑप्शन मौजूद होती है, और अगर हम चाहें तो हम उसको ज़रूर अपना सकते हैं। अच्छा, अब पहले से अगर जो जनरल तैयारी करके आप रखना चाहते हैं तो वो यूँ कर सकते हैं कि अपने जो ख़यालात हैं उन पे काम करें, जिसमें हम एक कहते हैं कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं और वही चीज़ हम दूसरों के लिए पसंद करें, और हम एक मैच्योरिटी के साथ दूसरों के साथ डील करें। और हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हमें दूसरों से कुछ ना कुछ निकलवाना होता है तो दूसरों ने भी हमसे कुछ ना कुछ निकलवाना होता है। और दुनिया में बेहतरीन तरीका यह है कि हम कोई ऐसा तरीक़ेकार समझ लें कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए और जो दूसरों को चाहिए वो दूसरों को मिल जाए, जिससे कि बेहतरीन ताल्लुकात की राह हमवार होती है। तो हमारी सोच जो होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगता है तो वो दूसरे को भी अच्छा लगता होगा, जो दूसरे को, जो मुझे बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगता होगा। सो हम इस तरह का ख्याल रखें। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि वन मैन्स मील इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, तो हमें उस पर भी थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है कि एक चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा होता है दूसरे बंदे को उस चीज़ से नुकसान होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा नहीं भी होता, और मैं चाहूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में और बहुत सारे रिश्तों में ऐसा बहुत मुमकिन होता है। फिर मूड को जनरली सही रखना, मूड को शिकस्ता होने से बचाना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि नींद को पूरा करके रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर्स हैं जिनको एमरजेंसीज़ का भी सामना होता है, आधी रात को कॉल आ जाती है, उठ के अस्पताल जाना पड़ता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी नींद को माइनस में रखें। जैसे मेरी नींद 8 घंटे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ 4-6 घंटे फालतू की नींद करके रखूं, क्योंकि ये ज़हन बड़ा हिसाब रखता है, दिमाग में ये जमा तफरीक चलती रहती है। तो अगर मैंने नींद पूरी करके रखी हुई है, कुछ फालतू नींद भी की हुई है, तो बतौर डॉक्टर अगर मुझे आधी रात को जगाया जाएगा किसी सोल्यूशन के लिए तो मैं खुश दिली से जागूंगा। इसी तरह घरों में हमें किसी चपकलश का, किसी नुक्ताचीनी का, किसी मसले का सामना हो सकता है, तो हमें अपने इमोशंस को मुतमिन करके रखना चाहिए और मुतमिन करके ऊपर फिर मज़ीद कुछ उनमें इत्मीनान जमा करना चाहिए, ताकि कभी हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए, कोई दिल दुखा भी जाए, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लीड ना करना शुरू कर दें। वो जो ब्लीडिंग से बचने के लिए जो बंदोबस्त है, इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी बना के रखना। और ये विल पावर का मामला नहीं है,
अगर हम कहेंगे जी मैं विल पावर के ज़रिए गुस्सा नहीं करूँगा और मैं काबू रखूँगा और मैं पी जाऊँगा गुस्से को और दूसरे को जितलाऊँगा नहीं, तो ये वो सही तरीका नहीं है। इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ऑनगोइंग काम जारी रखेंगे और आप अपने आप को इमोशनली भरपूर रखेंगे और थोड़ा बहुत आपके इमोशंस मजरूब भी हों, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट अगर इमोशंस का, जज्बात का बहुत अच्छा है, तो अपनी जज्बाती कैफियत पे काम करने के लिए आपको अपने जिस्म पे काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिमाग भी जिस्म है। माइंड है जिसे हम अलग समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, हमारा ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। और ये जो ब्रेन है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन हम ब्रेन के ऊपर बराह रास्त काम नहीं कर सकते। हम ब्रेन पे काम करने के लिए हमें पूरे जिस्म पे काम करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर अगर हम जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो ये पैरों से काम चलना शुरू करते हैं जब आप, तो पैरों से सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होती है और आपके दिमाग में भी आखिरकार सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो ब्रेन बेहतर हालत में आता है। फिर न्यूट्रिशन सारे जिस्म में से होती हुई दिमाग में जाती है। फिर नींद जो है वो बराह रास्त दिमाग को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। प्लस अगर आप के अकीदे ये बन जाएं कि मैं इंसान हूँ और मुझे दूसरे इंसानों से काम पड़ेगा, खुसूसन फैमिली मेम्बर से तो हमें रोज़मर्रा काम पड़ता है। अगर हमें लगता है कि किसी के साथ रिश्ता नाता कता करके हम मुतमिन हो जाएंगे, तो पहले ये गलतफहमी दूर कर लें कि इंसान सोशल एनिमल है और वो भरपूर ज़िंदगी तभी गुजार सकता है जब दूसरों के साथ उसका मेल मिलाप हो। और इसके लिए वक्त से पहले ऐसा बंदोबस्त करके रखें। ये बहुत छोटी सी दुनिया है, घर तो उसमें और भी बहुत छोटा सा होता है। हर दूसरे दिन कॉरिडोर में या लिविंग रूम में आपका अपने घर वालों से सामना होगा, और अगर आपने ताल्लुकात ख़राब रखे हैं तो फिर आप कमरे में छुपे रहेंगे कि मेरा भाई चला जाए तो फिर मैं बाहर निकलूं, या मेरा कहीं आमना सामना ना हो जाए। लेकिन दिल है कि वो दुखता रहता है, पर दिल है कि वो मानता भी नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए भी हौसला नहीं देता। तो हमें थोड़े हौसले की भी ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, जिसे हम इमोशनल करेज कहते हैं। यानी इमोशनल करेज तब पैदा होती है जब हम असर्टिवनेस सीखते हैं, जब हम दिल के जज्बात ज़बान पे लाने की हिम्मत करते हैं, जब हम दूसरे से नुक्ताचीनी सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। और ये तब होता है जब हमारी इज़्ज़त नफ्स महफूज होती है। यहाँ वो बात हम कह सकते हैं कि हमें अपने तनाज़ात हल करने के लिए शाइस्ता गुफ्तगू के अलावा किसी दूसरी ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। कई दफ़ा अच्छे भले हम होते हैं और अच्छे भले इंटरेक्शंस में होते हैं, अच्छे भले ताल्लुकात में होते हैं, लेकिन सडनली हमें लगता है कि अब हमारा खप डालना तो बनता है। यानी वो मॉरल लाइसेंसिंग जो आ जाती है, कहीं हमारे अंदर वो खुद ब खुद ख्याल जो है करवटें लेता हुआ सामने आ जाता है कि अब वो सिचुएशन है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, ये डेटरेंट्स के तौर पर जो चीज़ हमने रखी होती है, इसके इस्तेमाल का इम्कान कभी ना कभी ज़रूर पैदा हो जाता है। आप देखें कि कोई असला इंसान ने जो बनाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो असला चलाया ना हो। या इंसानों ने अगर कोई गन्स रखी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह वो ये ज़हन में यकीन रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन कोई ना कोई होती है जिसमें दूसरे इंसान की जान ली जा सकती है। क्या नहीं होती? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जिसमें आप दूसरे इंसान की जान लेने के बारे में पहले से तय कर बैठे। सर, अभी तो आपने मॉरल लाइसेंसिंग की बात की है। कभी मज़हब के नाम पे ऐसा कर लेते हैं, कभी जो है वो कोई भी कानून के नाम पे कर लेते हैं। दुनिया के अभी भी बेशतर ममालिक में जो सज़ाए मौत है, वो कानून के साए तले, जो एग्जीक्यूशन होती है कानून के साए तले होती है। और जो आप माजी में पीछे चलते जाएं तो जान की तो कोई कीमत ही नहीं थी। कोई ज़माना था कि एक लड़की से शादी के दो ख्वाहिशमंद होते थे, तो लड़की से पूछते थे कि तुम फैसला कर दो, कहते अच्छा आपस में लड़ लो, जो बच गया उससे मैं शादी कर लूँगी। अमन की जो आशा है और जो कोशिश है, उसमें तुल जाना कि आज अपने प्यारे के साथ, क्योंकि उनके साथ एक उनकी जो दूरी है या उनकी जो नाराज़गी है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो अभी इसको ठीक करके जाना है। ये सोच मसले को फौरी हल कर, ये लूज विन है। जैसे कि अगर
आप ये सोचते हैं कि मेरी खैर है, ये मेरी बीवी या खामद या वालदैन या औलाद, ये इनका कुछ मकसद हल हो जाए, इनको मेरी खैर है, ये खुश हो जाएं, तो वो डोर मैट बन जाने वाली पॉलिसी जो है, तो ऐसे बंदे से भी कोई खुश नहीं होता, क्योंकि लोग जो हैं वो हल मिन मज़ीद के कायल हैं कि अगर आज तुमने ये कुर्बानी दी है तो कल फिर और ज़्यादा कुर्बानी दो, वरना पिछली कुर्बानी की जो शिद्दत है वो अब मुझे कायल नहीं करेगी या मुतासर नहीं करेगी। हम लोगों को ख़ुद बाज़ औक़ात सिखाते हैं कि हाँ तुम हमारे साथ बुरा सलूक कर सकते हो, क्योंकि जब वो हमारे साथ कोई बुरा सलूक करते हैं तो हम उन्हें कोई रिवॉर्ड कर देते हैं, कोई पे ऑफ होता है जो कि वो चाह रहे होते हैं, जिसके वो नारे लगा रहे होते हैं, तो हम वो जब कर गुज़रते हैं तो इससे उनका जो है रिवॉर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और वो दोबारा फिर वही चीज़ करना चाहेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जिन चीज़ों का कोई पे ऑफ होता है वो हम चीज़ें ज़्यादा करते हैं, और जिन चीज़ों से कोई तकलीफ़ पहुंचती है वो हम कम करते हैं। कई दफ़ा हम, जैसे हम एडिक्ट्स के मामले में देखते हैं कि उनकी तकलीफ़ों को माँ बाप अपने कंधों पे उठा लेते हैं, और वो तकलीफ़ें अगर वो मरीज़ ख़ुद महसूस करता, एक्सपीरियंस करता, तो वो फ़ैसला कर सकता था नशा छोड़ने का, लेकिन तकलीफ़ें माँ बाप को पहुँच रही हैं और मज़ा मरीज़ को पहुँच रहा है, तो नेट रिज़ल्ट यही होगा कि वो नशा जारी रखना चाहेगा। हाँ, अगर वो कभी नशा छोड़ने की बात करेगा तो वो फ्यूचर टेंस में करेगा, वो कभी हेयर एंड नाउ की बात नहीं करेगा, वो समझेगा कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो फ़लाँ के हालात मुझसे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मेरे तो हालात को बुरे है ही नहीं, और मैं तो वैसे भी ज़्यादा नशा नहीं करता, वो फ़लाँ ज़्यादा करता है, तो या वो कहते हैं मैं नशा घटा रहा हूँ, मतलब कर कर के घटा रहा हूँ। सर आज उस का लेवल का नहीं कर अच्छा, रहा उसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो हम किसी भी मामले में देखते हैं कि अगर हमारे को फैमिली मेम्बर हैं या वर्क प्लेस पे लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या सोसाइटी में लोग हैं, तो कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि किसी को तकलीफ़ दे के लोग खुश होते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं इतनी तकलीफ़ दूंगा कि इनकी चीखें निकलेंगी। तो कई लोग जो हैं इस पे, ये वो लोग हैं जो कि विन विन में बिलीव नहीं रखते, किसी को आप लेबल कर देते हैं बुरा किसी लिहाज से और अपने आप को अच्छा लेबल करते हैं, यानी दूसरा विलन है और मैं हीरो हूँ, और ये जो विलन स्टोरी है और हीरो स्टोरी है और विक्टिम स्टोरी है, इससे घरों में, अदारों में और माशरों में बेहतरी पैदा नहीं होती। माशरों में बेहतरी पैदा होती है कि जब हम सोचते हैं कि अगर मेरा भला हो, दूसरों का भला हो, जिसे हम कहते हैं विन विन, तो इससे बेहतरी पैदा होती है। और अगर हम दोनों का भला नहीं हो सकता तो फिर हम अभी इंतज़ार कर सकते हैं और डील नहीं करते, यानी विन विन और नो डील, यानी या तो मेरा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, या फिर हम इस मामले को पेंडिंग रखते हैं अगर उससे किसी का नुकसान ना हो। यहाँ पर फैमिलीज़ को भी जब हम कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे होते हैं और पेशेंट को भी, लेकिन समटाइम हम नोट करते हैं उनका बैक ऑफ द माइंड पुराने पैटर्न्स ही होते हैं, वो हैबिचुअल पैटर्न होते हैं ना, वो जैसे पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी नीचे आता है, तो हर दफ़ा जब पानी वहाँ से गुज़रता है तो वो रास्ते, वो गुज़रगाहें वो ज़्यादा पक्की बन जाती है, तो हमारे दिमाग में भी जो ख़यालात गुज़रते हैं वो जहाँ उनकी गुज़रगाहें हैं वो ख़यालात वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह पत्थर पे लकीर हो जाते हैं, और नई लर्निंग एकदम से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और जब भी मौका आता है, यानी वक्त जहाद आता है, तो हम सीधे जा गिरते हैं और हम कामयाबी से आगे फिर नहीं बढ़ते। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, अपने जहन में दोहराने की ज़रूरत होती है, विजुलाइज़ करने की ज़रूरत होती है अपने नए बिहेवियर्स को। इसकी जो प्रैक्टिस है वो हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो कि कमज़ोर हैं, यानी हम अमूमन कमज़ोरों के साथ अपने रवैयों को बहुत ख़राब रखते हैं और तगड़े लोगों के साथ हम रवैयों को अच्छा रखते हैं। वैसे कहते हैं कि गुस्सा अंधा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है गुस्से की भी आंखें होती हैं। True. जब हम अपने से कमज़ोर के साथ बुरे रवैये करते हैं और फातिहे की तरह कदम बढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत जीत गए हैं, लेकिन ये रवैये जब हमारी आदत बन जाते हैं तो फिर हम इन रवैयों को तगड़ी जगहों पे जब कभी गलती से आजमाते हैं तो हम बहुत नुकसान उठाते हैं। हमारे इन्हीं चीज़ों से घर टूटते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारे कामकाज की जगह पे फसाद पैदा होता है, इन्हीं चीज़ों से मुआशरे में फसाद पैदा होता है। कई दफ़ा
हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत बुरा है, और ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए हम शोर शराबा करते हैं, लेकिन इस दौरान हमारी ज़िंदगी, हमारा माहौल मफलूज हो जाता है। आपने ये कहा कि हमेशा जो बेस्ट सोल्यूशन है वो विन विन है। विन विन क्या होता है, विन लूज क्या होता है, लूज विन क्या होता है, और डेडलॉक क्या होता है, और लूज लूज क्या होता है? देखिए, विन विन ये है कि मैं भी खुश घर जाऊं और आप भी खुश घर जाएं। विन लूज ये है कि मैं तो जीत के जाऊं और आप हार के जाएं, और आप अपने जहन में रंज की परवरिश करते रहें। लूज विन ये है कि मैं कहूँगा अच्छा एजाज भाई आप जीत जाएं, मेरी खैर है, मैं अपने आप को शहीद वफा, कुर्बानी का पुतला और पता नहीं क्या का महान हस्ती समझ के तो अपना गुजारा कर लूँ। तो इससे आपके अंदर भी एक कदूरत पैदा होगी। कदूरत पैदा नहीं होगी, मजलूमियत का एक तासर Victim पैदा होगा, हो। लेकिन अल्टीमेटली मैं देखूंगा कि मैं कितना भी कुर्बानियाँ दूँ, गिरदो पेश के लोग जो हैं कहेंगे कुछ और कुर्बानी चाहिए। और रिजेंटमेंट सर बहुत बन जाती है। रिजेंटमेंट्स जो है बढ़ती रहती है, और ऐसे लोगों को अमूमन फिर प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं। घर में कोई ना कोई खातून या बुजुर्ग होते हैं कि जिनको बड़ा होता है कि मैंने ही सबको बहुत संभाल के रखा हुआ है। मियाँ बीवी के दरमियान जब भी झगड़ा होगा वो लूज लूज होगा, क्योंकि शादी सस्पेंड हो जाती है। दिलों को ज़ख्मी करना मैं समझता हूँ कि ये उस बंदे को भी कभी भी पुरसकून नहीं रखता जो ये शुगल अपनाता है। असल बात यह है कि आप दिल जीतें, कि दुनिया में जो एसेट हैं वो असल में दिलों से बनते हैं, और मुआशी ज़रूरियात रुपए पैसे से जैसे पूरी होती है, तो ज़हनी आसूदगी दिल जीतने से पूरी होती है। कि क्या हम रात को सोने से पहले ये सोच सकते हैं कि आज हमने किसी का दिल जीता? और मैं आपको बताऊं कि लोगों का दिल जीतने के लिए आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी एक मुस्कुराहट और आपके चेहरे के कुछ अच्छे तासुरात दूसरों का दिन बना सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ आपके एक नज़र के मुंतज़र होते हैं कि आप उन पे मोहब्बत की नज़र डालें और उनके करीब से गुजर जाएं, तो वो कितनी देर उसके नशे में सरशार रहते हैं। ये जो बुनियादी जो बातचीत हमने की उसमें नज़रिया है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बातचीत करना ज़रूर सीख लें। अगर आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बातचीत कर सकते हैं। आप देखिए कि जो बातचीत करने के माहिर होते हैं, जैसे टेलीविज़न के एंकर्स हैं, देखिए 50-50 लाख रुपए उनकी तनख्वाही होती है, और वो महज बातें करके तो चले जाते हैं, और वो भी हफ्ते में 3-4 दिन। तो दुनिया में जितने लोग भी आपको मुआशी तौर पर ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हैं, इज़्ज़त का मकाम पाते हैं, तो आप उनमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वो अच्छी बातचीत करते हैं, जिनको कहते हैं ना गल्लां दा खट्टिया खांदे। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गल्लां दा खट्टिया खाते, तो आप क्यों नहीं अपनी बातों से कुछ कर सकते? और अगर आप उमूमी बातचीत कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बातचीत आती है। हमेशा बातचीत का स्टूडेंट रहना, एक तालिब इल्माना सी जिद्दोजहद करना कि रोज़ाना कुछ नए अल्फाज सीखने चाहिए, रोज़ाना कुछ अच्छे फ़िक्रे जहन में बनाने चाहिए जो बवक्ते ज़रूरत आप बोल सकें या कह सकें। आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कौन सा फ़िक्रा कब आपके काम आया था, तो उसको आप दोहराते रहें। आपको याद रखना चाहिए कि कौन से फ़िक्रे ने आपको आखिरकार नदामत का शिकार किया था, तो अपने दिल में उसको मिटा देना चाहिए। सो बातचीत, गुफ्तगू, फ़िक्रे, ग्रामर और लफ्ज़ों की बंदिश, और उसमें मुर्कियाँ, और उसमें फिर जगह लेना, ये सारी बात है जो आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बना सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।